नमस्कार मित्रों। पूर्व की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बार इस वीडियो में यूपी रेवेन्यू कोड में सेकेंड रिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने एक पूर्व के वीडियो में रिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझा था। रिवीजन यानी पुनरीक्षण या निगरानी भी जिसे कहते हैं। तो जिस तरह से फर्स्ट अपील के बाद सेकेंड अपील प्रोवाइड की गई है, तो क्या यूपी रेवेन्यू कोड में या ओल्ड यूपी JDLR एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेकेंड रिवीजन हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 210 सब क्लॉज 2 सेकेंड रिवीजन को बार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक पक्षकार ने धारा 210 के अंतर्गत रिवीजन करने का, पुनरीक्षण करने का यदि एक बार उपयोग कर लिया है बोर्ड या कमिश्नर के समक्ष, तो वह पुनः निगरानी नहीं कर सकेगा। इसके लिए धारा 210 सब क्लॉज 2 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। यदि इसे हम एक उदाहरण से समझें कि यदि आप तहसीलदार या SDM के किसी आदेश के विरुद्ध एग्रीव्ड होकर कमिश्नर महोदय के समक्ष धारा 210 के अंतर्गत निगरानी करते हैं और आपकी वो निगरानी मेरिट न होने के कारण खारिज हो जाती है धारा 210 के अंतर्गत, तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में या राजस्व परिषद में सेकेंड रिवीजन नहीं कर सकते हैं। ये धारा 210 सब क्लास 2 से स्पेसिफिकली बार है। उस आदेश के विरुद्ध संभवतः अगर रिट मेंटेनेबल होगी तो आप रिट में जा सकते हैं, लेकिन राजस्व परिषद में सेकेंड रिवीजन में नहीं आ सकते। इसके उलट यदि एक पक्षकार ने कमिश्नर महोदय के समक्ष रिवीजन किया है और वो रिवीजन मेरिट पे अलाउ हो जाता है या फाइनली स्वीकार कर लिया जाता है आयुक्त महोदय के द्वारा, तो दूसरा पक्ष अगर उससे एग्रीव्ड है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिवीजन कर सकता है। तो दूसरे पक्ष के द्वारा किया गया रिवीजन धारा 210 में पहला रिवीजन माना जाएगा, इसलिए वो मेंटेनेबल होगा। तो धारा 210 स्पष्टतया सेकेंड रिवीजन को बार करती है। इसी धारा 2 में ज़्यादा स्पष्टतया उसको रखते हुए एक एक्सप्लेनेशन बनाया गया है। जैसे कि यदि आपने आयुक्त महोदय के समक्ष एक निगरानी कर दिया है और पुनः आप राजस्व परिषद में निगरानी करना चाह रहे हैं, तो मात्र वहाँ इस पर्पस से आप उस रिवीजन को विड्रा करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फाइल नहीं कर सकते हैं। ये धारा 210 सब क्लास 2 में के एक्सप्लेनेशन में ये स्पष्टतया बता दिया गया है। उसके बाद धारा 210 का सब क्लॉज 3 जो है वो रिवीजन के मेंटेनेबिलिटी के बारे में बताता है कि विद इन 60 डेज आपको रिवीजन करना पड़ेगा। धारा 210 सब क्लॉज 1 में रिवीजन का प्रावधान है, जिसका हम पूर्व के वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद धारा 210 के बाद एक महत्वपूर्ण प्रावधान आता है धारा 211 में। धारा 211 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिव्यू का पावर दिया गया है। रिव्यू यानी पुनर्विचार, और इसी को हम पुनर्विलोकन भी कहते हैं। रिव्यू का सामान्य मतलब यह है कि मीन्स टू लुक वंस अगेन, किसी भी चीज़ को पुनः एक बार देखना। सामान्यतया जहाँ पे रिवीजन या अपील में आप सुपीरियर कोर्ट में किसी आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हैं, रिव्यू के मामले में उसी न्यायालय में आप पुनः से किन्हीं खास परिस्थितियों में आवेदन करते हैं कि उस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। रिव्यू का स्कोप जो है वो रिवीजन और अपील के कंपैरेटिवली बहुत लिमिटेड होता है, और वो केवल दिए गए लिमिट्स के अनुसार ही आप रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में धारा 220 में ये स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया हुआ है रिव्यू के लिए, और स्पेसिफिकली ये पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अन्य सबऑर्डिनेट न्यायालय, चाहे वो कमिश्नर का न्यायालय हो, चाहे तहसीलदार का या SDO का, वो रिव्यू का पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। यदि ये पावर स्टैट्यूट में न दिया गया होता तो संभवतः इनहेरेंट पावर के रूप में कोई भी न्यायालय अपने आदेश में हुई त्रुटि को पुनः देख सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्टैट्यूटरी पावर धारा 220 में दे दिया गया है, इसलिए इसे कोई भी अवर न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा
इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस तरह के तमाम मामले न्यायालयों के समक्ष आते हैं जहां पे कमिश्नर महोदय या एसडीएम या तहसीलदार ने अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर लिया है या रिव्यू कर लिया है। ऐसे समस्त आदेश या इवन इंटरटेन भी कर लिया है तो ये आदेश अगर सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं तो वो इसी आधार पे निरस्त कर दिया जाता है कि द पावर ऑफ रिव्यू इज वेस्ट ओनली टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड नो अदर कोर्ट हैव पावर टू इंटरटेन इट। अगर आप देखेंगे कि रिव्यू किन ग्राउंड्स पे दिया जा सकता है तो रिव्यू के वही ग्राउंड रेवेन्यू कोड में भी मेंटेनेबल माने गए हैं जो कि धारा 114 सीपीसी में दिए गए हैं। धारा 114 सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में रिव्यू का प्रावधान दिया गया है और उन्हीं ग्राउंड्स को धारा 210 यूपी रेवेन्यू कोड में एज इट इज रखा गया है। ये 3 महत्वपूर्ण ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पे आप रिव्यू सीक कर सकते हैं। पहला है डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस। दूसरा है मिस्टेक और एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। और तीसरा है एनी अदर सफिशिएंट रीज़न। तो इन तीनों आधारों पे हम देखेंगे रिव्यू किस तरह से मेंटेनेबल हो सकता है। पहला आधार है डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस। इसमें दोनों चीज़ें यूज़ की गई हैं, मैटर और एविडेंस कहा गया है। तो कोई ऐसा एविडेंस जो उस समय उपलब्ध नहीं था या ऐसा कोई तथ्य जो न्यायालय के आदेश देते समय उपलब्ध नहीं था, अगर वो पुनः न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय उसको रिव्यू कर सकता है। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान देना होगा, जो शब्द यूज़ किया गया है कि आफ्टर ड्यू डिलिजेंस वॉज नॉट विद इन हिज नॉलेज और कुड नॉट बी प्रोड्यूस बाय हिम एट दैट टाइम। तो वो तथ्य या एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि सामान्य अनुक्रम में या पक्षकार द्वारा पूर्णतया उद्यम करने के बाद भी वो तथ्य या एविडेंस वो न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाया। सामान्य स्थिति में या जहाँ पे पक्षकार ने स्वयं लैप्स कर दिया उस फैक्ट को न्यायालय के समक्ष लाने में या उस साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष लाने में, तो न्यायालय पुनः उसको ये अवसर नहीं देगी। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने सारे सार्थक प्रयास किए, उसके बावजूद वो तथ्य या वो एविडेंस वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया और उसकी कमी से उस आदेश में कोई त्रुटि हो गई। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको एक पॉइंट मान के, एक ग्राउंड मान के अपने आदेश को रिव्यू कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। मतलब कोई ऐसी त्रुटि जो कि पत्रावली को देखने से ही स्पष्ट है, एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब यह है कि इसके लिए हमें कोई बहुत आर्गूमेंट करके इसको एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी कोई त्रुटि है। न्यायालय उसको प्राइमा फेसाई अपने रिकॉर्ड्स को देख के, अपने फाइल को देख के समझ सकती है। तो ऐसी त्रुटि को एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ किसी अधिनियम में कोई अमेंडमेंट हुआ है और न्यायालय के भूलवश वो उसका संज्ञान नहीं ले पाया हो और कोई आदेश कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में उसको एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड मानेंगे। या किसी पक्षकार को कोई नोटिस सर्व नहीं हो पाई हो और न्यायालय ने उस पर ध्यान न दिया हो, अपनी कोई फाइंडिंग न दी हो, तो ऐसे मामलों को भी न्यायालय एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड मान के अपने आदेश को रिव्यू कर सकता है और उसको परिवर्तित कर सकता है। उसके बाद तीसरा ग्राउंड जो है एनी अदर सफिशिएंट रीज़न, किसी अन्य सफिशिएंट रीज़न के आधार पे। जहाँ एनी अदर सफिशिएंट रीज़न कहा गया है वो सफिशिएंट रीज़न एनालॉगस होना चाहिए, जो हमने पहले 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। वो कोई भी अन्य कारण नहीं होगा, लेकिन ऐसा कारण जो पहले और दूसरे बिंदुओं के जैसा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय अपने आदेश को रिव्यू कर सकता है। तो ये जो चर्चा हुई बेसिकली रिव्यू को लेके हुई, जो कि सीपीसी में जो रिव्यू के ग्राउंड्स दिए हुए हैं उन्हीं के सिमिलर हैं, एज इट इज़ हैं। और रिव्यू का इस्तेमाल न्यायालय जो है बहुत ही मुश्किल से करता है, बहुत ही कम मामलों में करता है। इसलिए पक्षकारों को चाहिए कि अपने सारे तथ्य, अपने सारे आर्गूमेंट एट द फर्स्ट इंस्टेंस ही आपको कर लेने चाहिए। और रिव्यू रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में न्यायालय अगर पाती है कि ऐसा कोई
ऐसी किसी त्रुटि या भूल के कारण इनजस्टिस हो गया है, तो ये पावर दिया गया है कि न्यायालय अपने आदेश को परिवर्तित कर सके। उसके बाद कुछ अन्य प्रोविज़न्स हैं जो इसके बाद आते हैं, जो महत्वपूर्ण भी हैं, उनको भी हम इसी के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। वो एक प्रोविज़न है धारा 212 यूपी रेवेन्यू कोड का, जो पावर देता है न्यायालयों को एक जगह से दूसरे जगह किसी केस को ट्रांसफ़र करने का। धारा 212 सब क्लॉज 1 में ये पावर दिया गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इसका जो मेन ग्राउंड होगा, जो स्टैट्यूट में भी लिखा हुआ है, प्रोविज़न में लिखा हुआ है, इट विल बी एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस टू डू सो। यदि न्यायालय को लगता है कि न्याय हित में करना ऐसा आवश्यक है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने किसी भी मामले को या अवर न्यायालयों के किसी भी मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। दूसरा पावर जो धारा 212 सब क्लास 2 में दिया है, वो दिया है कमिश्नर, कलेक्टर और एसडीओ को। उसी तरह का अधिकार कमिश्नर, कलेक्टर और एसडीओ को भी दिया गया है कि वो किसी भी अवर न्यायालय के मुकदमों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, या वो चाहें तो वो खुद भी मंगा के सुन सकते हैं। जो ट्रांसफ़र का पावर है, बेसिकली आम जो लिटिगेंट्स हैं उनको किसी प्रिजुडिस से बचाने के लिए किया गया है, कि ताकि न्यायालय जो है निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। तो यदि किसी पक्षकार को ये लगता है कि किसी खास न्यायालय से उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा, तो वो अपने सुपीरियर कोर्ट में इसका आवेदन दे सकता है कि हमें यहाँ से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए हमारे मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए धारा 212 यूपी रेवेन्यू कोड में रखी गई है। उसके बाद है धारा 214, जो कि कहती है कि यदि अन्यथा वर्जित नहीं है तो सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट के सारे प्रोविज़न यूपी रेवेन्यू कोड में भी लागू होंगे। उसके बाद एक और धारा जो महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे लॉजिंग ऑफ कैविएट। लॉजिंग ऑफ कैविएट का स्पेसिफिक प्रोविज़न लैंड रेवेन्यू एक्ट में नहीं था, जिसे यूपी रेवेन्यू कोड में स्पष्टतया रखा गया। एक कस्टमरी मान्यता के हिसाब से सारे न्यायालयों में, रेवेन्यू कोर्ट्स में भी कैविएट फाइल होता था, लेकिन इस बार विधायिका ने स्पेसिफिक प्रोविज़न करके धारा 225 बी बना दिया, जिसमें कैविएट लॉज करने का प्रावधान किया गया है। कैविएट एक तरह का आवेदन है जिसमें आप न्यायालय को ये सूचित करते हैं कि किसी अवर न्यायालय से आपके पक्ष में आदेश हुआ है, और ऐसे आदेश की वैधानिकता को अगर सुपीरियर न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है तो आपको सुनवाई का अवसर दिया जाए। तो इस तरह का प्रोविज़न एक स्पेसिफिक बना दिया गया है कि यदि आपके पक्ष में कोई आदेश होता है तो आप सुपीरियर कोर्ट में जाके अपनी कैविएट फाइल कर देते हैं, और जिसके अगेंस्ट आदेश हुआ है उसको आप एक नोटिस भी दे देते हैं कि ये हमारे पक्ष में आदेश हुआ है, और इस आदेश की वैधानिकता को अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपको हमें नोटिस देना होगा। उसके बाद आता है धारा 225F, जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ केसेस का प्रोविज़न बनाया गया है। कंसोलिडेशन ऑफ केसेस मतलब यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन से कई सारे मुकदमे एराइज हुए हैं, तो कोई भी पक्षकार जहां पे मुकदमे पेंडिंग हैं उसके सुपीरियर कोर्ट में धारा 225F के सब क्लॉज 1 में ये एप्लीकेशन दे सकता है कि ऐसे सभी मामलों को कंसोलिडेट करके एक साथ सुनवाई किया जाए। उसके अलावा धारा 225 सब क्लॉज 2 में 225 सब क्लॉज F2 में ये प्रावधान दिया गया है कि ऐसा वो न्यायालय भी कर सकता है जहां पे इस तरह के मुकदमे पेंडिंग हैं, यदि उसको लगता है कि 2 या 2 से अधिक कार्यवाहियां एक ही न्यायालय में अलग अलग विचाराधीन हैं, तब वो ऐसा आदेश दे सकता है कि ऐसे वादों का ज्वाइंट ट्रायल किया जाए। तो इस तरह से रिव्यू और उससे संबंधित कुछ अन्य प्रावधान जो कि यूपी रेवेन्यू कोड में कॉन्क्लूडिंग है, महत्वपूर्ण है, वो हमने इसमें डिस्कस किया। और मैं अपने सभी यंग स्टूडेंट्स और लॉयर्स से
ये कहूँगा कि विधि जो है, लॉ की जो फील्ड है, इसमें सामान्य अध्ययन या जनरल नॉलेज का भी एक अपना महत्व होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर विषय का पता होना चाहिए, जो आगे भी आपको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने में या बेहतर न्यायाधीश या बेहतर अधिवक्ता बनने में सहायक होता है। इसलिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ हर विषय की, हर क्षेत्र की जुटाते रहिए, ताकि आपको आगे आपको बेहतर बनने में वो काम आए। धन्यवाद।